अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, कौमी असम्बली से सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। इस आईनी तरमीम के मंजूर होते ही मामलात और हालात कुछ तब्दील हो गए हैं। अब मंजरनामा अदलिया को लेकर हो या सियासी मैदान को, अब वो सब चीज़ें जो हैं वो एक नया एंगल, एक नया रुख इख्तियार करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कैनवस भी चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तैनाती के हवाले से, तकर्री के हवाले से, चीफ जस्टिस साहब की नामों के हवाले से भी कुछ बाज़गश्त सामने आ रही है। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सबसे पहले मैं अपने शो में तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखुंज़दा चटान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अखुंज़दा साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सज्जाद अली सोमरू में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। यू आर वेलकम सर। अखुंज़दा साहब, इस 26वीं आईनी तरमीम की बड़ी देर तक बहस होती रही, सारे मामलात हम आपसे वक्तन फ़वक्तन डिस्कस भी करते रहे, नंबर्स गेम की भी एक सारी सूरत हाल रही, गुमगू का शिकार रही कैफियत। लेकिन अब इवेंचुअली जब ये तरमीम मंजूर हो गई है, पास हो गई है, तो इसका सहरा सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसके सर सजना चाहिए, किसकी एफर्ट्स थी, किसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और कौन विन कर रहा है इस पूरी सिचुएशन को, कौन इसके पीछे खड़ा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पे पूरे कौम को मुबारकबाद देता हूँ, और खुसूसी तौर पर इन लोगों को जिनके केसेस 40-40 साल, 50-50 साल, 15-15, 20-20 साल से पड़े हैं और वो इंतजार में है कि कब हमारा तारीख लगेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मुल्क के अवाम को स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और फिर इसके बाद मैं चेयरमैन बिलावल साहब का बेहद मशकूर हूँ और इसको खिराजी तहसीन पेश करता हूँ कि इसके राह में, ये तरमीम के राह में बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे डेडलॉक्स और चैलेंजेस थे जिसको अबूर करना आसान नहीं था, मगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अंतक कोशिशों ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। पहले बार ऐसे सियासी इम्तिहान से गुजरी हुई बिलावल साहब ने अपनी क़ियादत और हौसले का लोहा मनवाया। कई मरतबा ऐसा लगा कि मामलात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मगर बिलावल साहब की जवान क़ियादत हर बार नई उम्मीद के साथ मुज़ाकरात को जिंदा रखा। ये कामयाबी एक तरमीम की नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये मुस्तक़बिल के एक उस क़ियादत की नवीद है जो मुश्किल तरीन हालात में भी पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का और मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का सियासी वारिस है और पाकिस्तान के आईन और जमहूर के मुस्तक़बिल के ज़ामिन है। तो इसका सारा क्रेडिट जो है वो मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को दे रहा हूँ। ठीक है, सारा क्रेडिट बिलावल साहब को दे दिए। सज्जाद साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं थी। जो इसके निकात थे, मौलाना साहब ने कुछ चेंजेस करवा के इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हमने देखी हैं, जो हमारी नज़र से भी गुजरी हैं, सूद के मामलात और दीगर मामलात, वो उन्होंने एडप्ट करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या नैरेटिव रखती थी शुरू दिन से, और अब क्या समझती है जब ये पास हो गई है सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ये 37 दिन से जो सर्कस लगा हुआ था तो उसका इख्तिताम हुआ। आइन तो जो है वो वैसे ही इन्होंने ये तबाह कर दिया, सुप्रीम कोर्ट वैसे ही फारिग कर दी, जो अदलिया जो रह गई थी उसको भी टोटली जो है इन्होंने फारिग कर दिया। देखिए, ये 25 लोग अब जो है वो पूरी अदलिया को कंट्रोल करेंगे। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन और इनके 25 लोगों में से मतलब 5 जज जो है वो भी हुकूमत के लगाए गए जो ना बंदे सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो 20 नुमाइंदे हैं जिसमें अक्सरियत हुकूमत की है, मतलब 20 से 25 लोग अब हमारी अदलिया को कंट्रोल करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये अभी अखुंज़दा जो हमारे भाई साहब जो कौम को मुबारकबाद दे रहे थे, काश ये कौम को मुबारकबाद देते कि हमने जो है वो क्या कहते हैं इसको, काश कि कोई तरमीम ये मुबारकबाद इसकी देते कि हमने जो है वो भूख से मरते हुए लोगों को बचाने के लिए जो है और वो तरमीम हमने की होती। बंद कारोबार चलाने के लिए भी कोई तरमीम की होती, उसकी मुबारकबाद देते। रिश्वत बेईमानी के जो खात्मे के लिए अगर कोई तरमीम की होती तो उसकी मुबारकबाद देते। करप्शन को, बाजार को रोकने के लिए अगर कोई तरमीम की होती तो उसके ऊपर भी जो है ना हम
بات کرتے تو اچھے لگتے. دیکھیں یہ سیدھا اور سمپل جو ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئین کا جو ہمارا آرٹیکل 19A ہے وہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی آئین کے اندر امینڈمنٹ کرتے ہیں تو پہلے اسمبلی کے اندر اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک بحث ہوتی ہے, وہ پھر معاملات جاتا ہے عوام کے پاس, عوام کی بھی رائے لی جاتی ہے. لیکن کیا ایسا راتوں رات جو ہے وہ آئین کے اوپر شب خون مارنے کا ارادہ تھا کہ صبح کو 7 بجے تک یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ بیٹھے رہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ آئین کا جنازہ جو ہے نا یہ پڑھایا جا رہا تھا تو اس کے اوپر پاکستان کے اندر جو کل سب سے زیادہ میڈیا ہمارا وہ شامیانے بجا رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اب جو ارکان ہمارے اسمبلی کے اندر ہیں, جو ہمارے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں MNAs وغیرہ, جو پہلے SHO لگا کے جو ہے وہ خوش ہوا کرتے تھے, اور اب جو ان کے ہاتھوں کے اندر جو نا ہم نے خدا کی قسم یہ عدلیہ دے کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ تب چیز ہوتی کہ جب ہم اس کو پروپر ایک قانونی جو نا چینل سے جو نا وہ لے کے چلتے. راتوں رات کے اندھیرے میں کون سا قانون جو ہے پاس ہوتا ہے؟ آپ اگر کسی کے گھر میں رشتہ لینے بھی جاتے تو دوپہر کی روشنی میں جاتے, رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں جاتا ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ آسان لفظوں کے اندر جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے ایسا کر دیا کہ علاقے کے اب جو بھی چور ہوں گے وہ اپنے ہاتھوں سے جو نا وہ SHO کو جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے تھانے کے اندر. اور آپ کو مبارک ہو ویسے بھی کہ آسان الفاظوں کے اندر کہ ہماری جو ہائی کورٹ ہے اور ہماری یہ جو سپریم کورٹ ہے حکومت کے لیے جو جیسے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ جیسے ہمارا ریلوے, ہمارا اسٹیٹ بینک, ہمارا FBR, ہمارا PIA, ہماری اسٹیل مل. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا اب عدلیہ کو بھی جو ہے وہ حکومتی جو ہے نا وہ ایک وہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیا ہے کہ اب عدلیہ بھی جو ہے نا ان اداروں کی طرح بے یارو مددگار اب پڑی رہے گی, کوئی اس کو پوچھنے والا ہوگا نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ اپوائنٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یہ پاکستان کا تو ویسے ہی پورا بیڑا غرق کر دیا. مجھے سب سے زیادہ افسوس کل بلاول بھٹو صاحب کے جو نا وہ چیزوں پہ ہو رہا تھا کہ ان کے نانا کا بنایا ہوا آئین انہوں نے اپنے پیروں تلے رون دیا. ان کے نانا کی روح جو ہے وہ کتنی تڑپی ہوگی کہ جو آئین ان کے نانا نے بنایا تھا اس کے اندر انہوں نے ایسی امینڈمنٹس کی ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے عدلیہ کا جو ہے نا وہ ہاتھ پیر ہی جو ہے نا وہ کاٹ کے آپ لوگوں نے رکھ دیے. تو اس طریقے سے تو قانون سازیاں کبھی اس پہ نہیں ہوئی ہیں. حال ماضی کے اندر بھی کہ آپ نے ارکان کو اٹھایا ہو, ان کی فیملیز کو اٹھایا ہو اور زبردستی جو نا پھر ان کو لایا گیا ہے وہ ووٹ دینے کے لیے. ہاں یہ ترمیم پاس ہوتی کہ ایماندارانہ طریقے سے کرتے, ہمارے جو بندے توڑے گئے ہیں, جو ہمارے لوٹے بنے, اس کے علاوہ یہ کرتے تو پھر سمجھ میں بھی آتی, پھر لگ بھی ان کو پتا جاتا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ ترمیم کی ہوئی ہے. انٹرنیٹ بند, شاہراہیں بند, اسکولیں بند, یونیورسٹیاں بند, اور امیدوار پھر ان کے خانہ یہ بھی بند اٹھا لیے گئے. جمہوریت ہے, کون کہتا ہے یہ جمہوریت ہے؟ ایک عمران خان کے ڈر سے جو ہے یہ اتنا انہوں نے حد پار کی. کاش یہ خدا سے ڈرتے تو آج جو ہے نا ہمارے پاکستان کا خدا کی قسم یہ حال نہیں ہوتا. سجاد صاحب اسی حوالے سے یہ جو آپ نے کچھ پوائنٹس ریز کیے ان کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے آگے چل کر, لیکن اخونزادہ صاحب سے سوال یہ, اخونزادہ صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں عوام میں اس وقت کیا تاثرات ہیں, باجوڑ کی عوام میں خاص طور پر جو رکن منحرف ہوئے تھے ووٹ کے حوالے سے آئینی ترمیم کے معاملے پر, ان کا کیا کہنا ہے اس وقت اس آئینی ترمیم کے معاملے پر؟ دیکھیے جی, ہمارے عدلیہ کے حالات یہ تھے کہ دنیا میں 138 نمبر پہ ہے ریٹنگ لسٹ میں ہمارا عدلیہ. 22 لاکھ کیسز ہمارے پینڈنگ پڑے ہیں جوڈیشری عدالتوں میں. ہمارے ہائی کورٹوں میں پڑے ہیں 16 لاکھ کیسز. ہماری سپریم کورٹ میں پڑے ہیں 60,000 کیسز. اور سارا دن 5% کیسز جو ہے یہ آئینی اور سیاسی ہیں, اور 95% کیسز جو ہے وہ عام عوام کے ہیں. لیکن ہمارے عدالتوں نے ہمیشہ سے سیاسی کیسوں پہ توجہ دیا ہے. 85% ٹائم سالانہ ان لوگوں نے سیاسی کیسوں کو دیا ہے, اور 15% ٹائم جو ہے وہ عدلیہ نے اس کو دیا ہے. تو عوام تو بہت زیادہ خوش ہے. اچھا, میرا بھائی جو کہہ رہا ہے, تو بھائی آپ اپنا منشور تو ایک بار اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے جو ترامیم لائے ہیں آپ اپنا منشور میں 39 صفحے پر جا کے دیکھ لیں. جو ترامیم ہم نے لائے ہیں آپ کے منشور میں لکھا ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے تو عدلیہ میں ہم اسی طریقے کے اصلاحات لائیں گے جو ابھی سامنے آ گئی. دوسری بات یہ کہ آپ مجھے بتائیں کون سے بندے کو اٹھایا ہے,
किसने किसके साथ जबरदस्ती की है? कोई एक बंदे का नाम तो ले ले कि फलाने बंदे को उठाया था, और अगर कोई उसको उठा देते हैं तो क्या उसको असेंबली में नहीं लाएंगे? तो फिर उससे वोट किस तरीके से लेंगे? अगर आप किसी को उठाते हैं, इसके साथ ज्यादती करते हैं, फिर वो आपको वोट तो नहीं देगा। चाहिए तो ये था कि हमारा जो ख्वाहिश था हुकूमत के साथ पहले से जो है मेंबर पूरे थे, नंबर हमारी पूरी थे। अच्छा। ये इतना टाइम जो लगा, इसका वजह ये था कि चेयरमैन बिलावल साहब चाहता था कि आईन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, कि इसमें अगर तरमीम करना है तो इस तरीके से हो जाए जिस तरीके से हमने 73 का आईन मुतफ़िक़ा तौर पे बनाया है, इस तरीके से हो जाए जिस तरीके से 18वीं तरमीम हमने किया था कि सारा मुतफ़िक़ा हो जाए। और इस पे हमने भरपूर कोशिश किया। हम मौलाना फजल रहमान साहब के पास बैठ गए, हमने कहा कि हम अपना मुसव्विदा देते हैं, आप हमें अपना मुसव्विदा दे दें, फिर हम मुश्तरका मुसव्विदा बनाते हैं, आप उसको अपोजिशन के पास ले जाएं और इनसे मंजूर करवाए, और हम उसको ले जाते हैं हुकूमत और इनके इत्तेहादियों के पास। तो हमने भरपूर कोशिश किया, पीटीआई के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पे भी काम हुआ, इनकी तजावीज़ को भी शामिल कर दिया, और एक बार नहीं कई बार इनके अपोजिशन लीडर ने, इनके चेयरमैन गौहर खान ने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान का जो मुसव्विदा है वो हमारा मुसव्विदा है, इसमें हमने तजावीज़ दी है, ये मुसव्विदा हमने बनाया है, लेकिन फिर इस पे वोट नहीं दिया। वजह क्या है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने सियासतदानों से हाथ नहीं मिलाना है, मैंने सियासतदानों से बातचीत नहीं करनी है, मैं तो बात करूंगा DGI से, मैं तो बात करूंगा आर्मी चीफ से। ये फलस्तीन पे चलो तरामीम तो ऐसे हैं कि इसमें किसी शिक पे आपका इतराज हो सकता है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि फलस्तीन के मुसलमानों के साथ किसी का क्या? इस पे क्या अगर पूरा पाकिस्तान के लोग इनके साथ यकजहती के लिए दुनिया को पैगाम देने के लिए कि हम फलस्तीन के अवाम के साथ हैं, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या इख्तिलाफात हो सकते हैं? इस पे भी इमरान खान साहब बैठने को तैयार नहीं है। पीटीआई गिर्द घूमती है इमरान खान की, और इमरान खान गिर्द घूमता है अपने आप के और इन लोगों के जिसके फंडिंग इसके अकाउंट में पड़े हैं, जो इलेक्शन कमीशन में केस है, और वो पूरा लिस्ट वेबसाइट पे है। तो वो इस वजह से, वरना ये इनके मंशूर का भी हिस्सा है, और इनके तमाम पार्लियामेंटेरियन, इनके पार्लिमानी लीडर ने, इनके अपोजिशन लीडर ने, इनके चेयरमैन ने, गौहर ने, सब ने मान लिया है कि ये मौलाना फजल रहमान साहब का जो मुसव्विदा है ये हमारा मुसव्विदा है, इसको हमने बना के उसको दिया है। तो फिर तो इस पे उन लोगों ने वोट देना चाहिए था, क्योंकि हमने तो मौलाना फजल रहमान साहब के मुसव्विदे के साथ इत्तेफाक किया और इसको असेंबली में लाया। ठीक है, तो फिर इस चीज़ से तो अग्री करना चाहिए। ठीक है सजाद साहब, जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं अखुनज़दा साहब कि ये वही मुसव्विदा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया और उसके ऊपर इत्तेफाक भी किया कि मौलाना साहब के पास जो ड्राफ्ट है वो हमारा ही ड्राफ्ट है, हम उसके ऊपर अग्री करते हैं, तो फिर अब क्यों मसला हो रहा है कि अगर चीफ जस्टिस का जो नाम है वो पार्लियामेंट के ज़रिए भेजा जाएगा और ये सब चीज़ें जो है वो पार्लियामेंट तय करेगी, तो अच्छी बात है, पार्लियामेंट को मजबूत किया जा रहा है, इसके अंदर फिर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपके ख्याल में? शुक्रिया। देखिए ज्यादा साहब जो है बड़े भोले बल रहे हैं। अभी इन्होंने बात की किसको उठाया था, क्या उठाया था, तो मौलाना फजल रहमान ने झूठ बोल रहे थे, अख्तर मेंगल सब झूठ बोल रहे थे कि इनके जो लोगों को धमकियां दी गई, और इनके जो कल 2 सेनेटर को जो लाया गया, एक जो बेचारे व्हील चेयर पे थे, दूसरी जो वो लेडीज थी, तो वो असेंबली में क्यों रो रही थी? ये जो खुशी के मारे रो रही थी कि कल जो सेनेट के अंदर कानून पास हो रहा था, तो वो उस बात का जवाब तो ये कभी भी नहीं देंगे। दूसरी बात ये है, मैं मौसूफ को बताऊं कि ये चीफ जस्टिस इनको सूट करता है ना, तो ये नहीं चाह रहे थे कि उनकी जगह जो दूसरे चीफ जस्टिस आने वाले थे, उन्होंने अगर आके इलेक्शन ऑडिट का अगर हुक्मनामा जारी कर दिया तो ये तो अपनी सीटें नहीं बचा सकते थे जो फार्म 47 पे जो गवर्नमेंट करी हुई है। दूसरी बात ये है कि कादी फाइज ईसा साहब ये इनकी बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखें इन्होंने हमारा संभल छीना, हमारे पार्टी की जितने भी लोग हैं जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, उस टाइम पे भी ये खामोश रहे। फ्लोर क्रॉसिंग का भी जो रातों रात बेंच बना, उसमें से एक जज को इन्होंने निकाला, और उसी टाइम पे जो है इन्होंने ये जो ना फौरन उस पर जजमेंट दे दी, और उस पुराने जो हमारे जज साहबों ने जो फैसला किया था कि जो भी
अपना जमीर बेचेगा, पार्टी के खिलाफ जाएगा तो वो डीसीड होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो ये भी कानून इन्होंने खत्म करवाया। क्यों खत्म कराया आप मुझे बताएं ना। ये दुनिया में कहाँ का जो है ना इस तरीके से होता है कि आप अगर पीपल्स पार्टी वाले हैं तो आप जो ना अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट देके आप नून लीग को वोट दोगे। ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता है। तो ये एक सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए, जो बंदा जेल में बैठा हुआ है उसके बावजूद भी इनकी काम पे टांग रही है, तो ये चीजें मैटर करती हैं इन लोगों के लिए। तो इन्होंने बिल्कुल रास्ता रोका। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो मायूस बेचारे वर्कर हैं या पाकिस्तान की मायूस आवाम जो कह रही है कि आप वीजे लगाए और पाकिस्तान से बाहर जाए, अब इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, सारे रास्ते बंद हो गए, तो खुदा की जात सबसे बड़ी है। और जब सारे रास्ते बंद होते ना तो खुदा पर एक ऐसा रास्ता खोलता है कि जिस रास्ते पे जो ना जब आवाम निकलती है ना, जब आवाम की अदलियां लगेगी तो फिर आवाम के हाथ इनके गिरेबाने में होंगे, फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कोई अमेंडमेंट ये रातों रात नहीं करते। ऐसी क्या जल्दी थी? आप मेरा भी तो आपके तवज्जो से अखवंज़ादा साहब से दरखास्त थी, सुबह को 6:30 बजे जो है वो जरदारी साहब इनके ऊपर साइन करते हैं। तो ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसे क्या रातों रात आपको मामला तय करा रहे थे? तो इसका मतलब दिलों में चोर है। और ये मुसविदे की बात करते हैं, ये काला नाक जो है और काले दांत मैंने तोड़ दिए, तो ये मौलाना साहब ने कहे थे, ये हमने तो नहीं कहे थे। मौलाना साहब के घर पे जरदारी साहब का जो बेटा है बिलावल जरदारी, वो इतनी बार गया है कि जितना वो अपने वालिद साहब से 1 साल के अंदर नहीं मिला होगा। तो ये क्या था? ये अपने मुफाद के लिए सारे वहां पर बैठे हुए थे और पाकिस्तान के खातिर कोई यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। पाकिस्तान के खातिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है। तो आज उन्होंने खान साहब का रास्ता क्यों मुलाकातें नहीं करवाने दे रहे थे खान साहब के? क्यों उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए? अभी भी इन्होंने जो है वो इमरान खान साहब से अटियाला जेल के अंदर मुलाकातों के लिए, बल्कि आम कैदियों को भी जो ना बंद कर दिया गया है कि खान साहब की तरफ से कोई कॉल ना आ जाए। एक आदमी जो जेल में बैठा है उनसे उनकी आवाज बाख्ता हो गए, तो आप वो बाहर आएगा तो फिर ये क्या करेंगे? तो इसी वजह से जो है ये मसवदा है। और मसवदा आप कौन से फायदे की बात कर रहे हैं? आप कौन से फायदे की बात कर रहे हैं इनके? और दूसरी जानिब सवाल फिर आपसे ये भी है कि अब बानी पीटीआई से मुलाकात हो गई है, वो भी तो फिर बिलावल साहब ने करवाई है, फिर आप उनका शुक्रिया अदा करें। यहाँ पर भी दोनों इंटरवीन किए है आपके मसले पर भी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपको क्या लगता है जो मुसवदा इनके पास नहीं था वो हमारी मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब के साथ? बानी पीटीआई उसकी आप बात करें पीटीआई से जो बिलावल साहब की मिलवाने की, काहे का इन्होंने मिलवाया है? मेरी बात सुने, ये जब मौलाना के पास जाते थे उनको अलग मुसवदा देते थे। ये जब अख्तर मेंगल के पास जाते थे उनको अलग मुसवदा देते थे। मुझे आप बताएं, जब मुसवदा इनके पास नहीं था जो आइन के ऊपर जो अमेंडमेंट करनी थी, तो आपको लगता है कि ये हमारी वहां पर मुलाकात कराते? बस इनको यही लालच ये था कि आपको वजीर आजम बना देंगे, आप किसी भी तरीके से कानून पास करें। कल इतने खुश थे बिलावल साहब कि जैसे काश ये खुश होते कि अपनी वालदा के कातलों को ढूंढते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते, सिंध के अंदर जो अवाम मर रही है उनके ऊपर कुछ करते, सिंध के अंदर जो तालीम का निजाम तबाह है इंटीरियर के अंदर उसके ऊपर बात करते, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है उस पर बात करते, तो फिर खुशी भी होती है, हम भी बोलते कि हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो काम किया जो इनके नाना का आइन था उसके ऊपर शब खून मारा। काश इनके नाना जिंदा होते तो आज देखते कि इनकी पार्टी के अंदर जो ना ये जरदारी टोलरे ने क्या हाल किया है। अच्छा, अखूनज़ादा साहब, ये जो इल्ज़ाम लगाया है सज्जाद अली सोमरो साहब ने, इसको इल्ज़ाम ही कहेंगे कि ये आपने जो तरमीम करवाई है और जितनी भी भागदौड़ बिलावल साहब ने इस तरमीम के लिए की है, हमने भी देखा कि वो बड़ा फ्रंट फुट पे एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे और आपसे गुफ्तगू भी होती रही इस दौरान, तो वो महज इसलिए है कि उनको वजारत उज़्मा दे दी जाएगी, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनेगी, क्या यही वजह है? देखिए जी, हमारा कोई पहला मुतालबा तो नहीं है। ये तो 2006 में हमने नवाज शरीफ साहब के साथ जो मिसाक जमहूरियत किया था ये इसका हिस्सा है। ये 2018 में हम जो 18वीं तरमीम कर रहे थे ये इसका हिस्सा है। हमारा अभी भी मंशूर उठा है इंतखाबी मंशूर, ये इसका हिस्सा है। मेरा भाई कह रहे हैं कि रातों रात क्यों किया, इस पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका पार्लियामेंट दिन रात बैठ के न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और कौम के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह का नहीं है कि हेलीकॉप्टर में आया 12 बजे आया और 4 बजे हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर वापस चला गया। तो इस पे तो उसको खुश होना चाहिए। दूसरा बार बार ये इमरान खान का डर, भाई इमरान खान से हमें कोई डर नहीं है। डर तो इमरान खान का था, आपने देखा था कि बाहर निकलता था तो बाल्टी सर पे रख के और वो लोहे का होल अपने इर्द गिर्द करके और चलता था। डर वही है। हमें तो अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं है। हम तो डिक्टेटरों से नहीं डरे हैं। हमने ज़ियाउल हक का मुकाबला किया है, हमने अयूब खान का मुकाबला किया है, हमने मुशर्रफ का मुकाबला किया है। हमें किसी से डर और खौफ नहीं है।
इन्होंने इमरान खान की मुलाकात की बात की तो इमरान खान के पास तो वफद गया, तो इमरान खान ने क्या कहा? उन्होंने तो जमीन की बात नहीं की, उन्होंने तो 45 मिनट यही कहा कि मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास अखबार नहीं है, मेरे पास एयर कंडीशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और फिर जो मेनू सामने आ गया तो कोई 7 स्टार होटल का भी इस तरह का मेनू नहीं है जो जेल और काम ने पेश किया और मेरे से आ गया कि इमरान खान के पास क्या क्या है और उसको हमने क्या क्या सहूलतें दी है। उल्टा तो उन्होंने वहां पे जो लोग इनके पास गए थे मुज़ाकरात करने, मुशावरत करने तरमीम पे, उसको तो उन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया कि भाई आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप लोगों का हर एहतजाज जो है वो नाकाम हो चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो है इस पे आप लोग एहतजाज करें, इसको सबूताज करें, लेकिन आप लोगों से वो नहीं हो सका और इन लोगों को बेइज्जत करके वापस भेज दिया। मेरे भाई अवाम क्यों निकलेंगे? अवाम इसलिए निकलेंगे कि आटा नहीं मिल रहा था अब आटा मिल रहा है, कि घी नहीं मिल रहा था आप लोगों को घी मिल रहा है, कि चीनी नहीं मिल रही थी आप लोगों को चीनी मिल रहे हैं। जो खजाने में $1 अरब पड़े थे और आपके वजीर खजाना ने कहा और आपके बिहार के चेयरमैन ने कहा कि मुल्क तो डिपार्ट कर चुका है, सिर्फ ऐलान करना जो है वो बाकी है। जो डॉलर्स का पता लोग न चीज खरीद सकते थे न ले सकते थे। वजह ये था कि डॉलर का पता नहीं चलता था कि आज रात को इसका ये रेट है तो पता नहीं कल इसका क्या रेट होगा। जो मार्केट में इस्तेहकाम नहीं था, अब तो मुल्क आगे बढ़ रहा है। जो पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल तनहा हो चुका था। मेरे भाई आप लोग अपोजिशन में नहीं है, आप लोगों के पास, आपने सिंध का जिक्र किया तो सिंध और पंजाब में तो मुकाबले पे अवाम के लिए काम हो रहे हैं, कोई एम्बुलेंस ला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई हाउसिंग बना रहे हैं, लोगों को सोलर दे रहे हैं, किसान कार्ड दे रहे हैं, हारी कार्ड दे रहे हैं, मजदूर कार्ड दे रहे हैं। आपके सूबे के हालात ये हैं कि 8 महीने हो गए कि नया तालीमी ईयर शुरू हुआ है, अभी तक पुख्तनख्वा को किताब ही नहीं मिले है। 49 लाख बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर है। 2023 स्कूल ऐसे हैं जिनकी चारदीवारी नहीं है। 2424 स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली की सहूलत नहीं है। 1149 स्कूल ऐसे हैं जिसमें पीने का पानी नहीं है। 1317 स्कूल ऐसे हैं जिसमें वॉशरूम नहीं है। 516 सिचुएशन बता रहे हैं, छत नहीं है। 22 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है। 12 यूनिवर्सिटी ये बेच रही है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाई कोर्ट से इन पे स्टे लिया है। यहाँ पे मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। भाई आप पहले अपने गिरवान में जाके मुझे बताए, आपका बुजदार 4 साल पंजाब पे तो उन्होंने इस कौम को क्या दिया है? एक मंसूबे का मेगा प्रोजेक्ट का नाम ले ले। केपीके में आप लोगों का 11 साल हो गया कि हुकूमत हो रहा है। 2 मंसूबों को छोड़ के एक सेहत प्राट कार्ड जो पैसा लगना था पाकिस्तान पुख्तनख्वा के अस्पतालों पे, वो आपने प्राइवेट सेक्टर को दिया। प्राइवेट सेक्टर ने उसमें ऐसा करप्शन किया कि देहाती लोग आ जाते थे 5,000 का दवाई दे के और इनके कार्ड से 5 लाख रुपए काटते थे। दूसरा है बीआरटी जो करप्शन का, ना लायकी का, ना अहली का एक मकबूल सबूत है। आप मुझे बताएं कि जो आप लोगों का मरकज में हुकूमत रहा है, आप लोगों का पंजाब में हुकूमत रहा है और आप लोगों का 11 साल से पुख्तनख्वा में हुकूमत है, मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों ने आवाम को क्या दिया है। अभी पुख्तनख्वा ने एक बिल पास किया है, पुलिस की जो इख्तियारात है उन्होंने काबीना ने पास किया है। काबीना कह रहे हैं कि इनके ट्रांसफर पोस्टिंग अब आईजी के हाथ में नहीं होगा, ये वज़ीर आला के हाथ में होगा। अच्छा। दहशतगर्दी की इस जंग में जो फ्रंट लाइन के लोग हैं पुलिस, इनके मोराल को गिरा रही है। हमने क्या किया है मेरे भाई? हमने तो ये किया है कि ज्यादा टाइम जो, और ये सारी दुनिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, आईनी अदालतें हैं, हमने आईनी बेंच बनाया कि ये अवाम को टाइम मिले कि इनके केसेस भी चले। हमने ये किया कि जो जजेस है ये सीनियरिटी मुझे बताए ये कोई मेरिट है। अब हमने पार्लियामानी कमेटी बनाया कि वो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे कि कोई वकील था तो इसने किस तरीके से केसेस लड़े हैं, अगर ये जज था तो इन्होंने कैसे फैसले दिए हैं और इनके आसास ही क्या है, क्योंकि हमने देख लिया, हमने साकिब निसार को भी देख लिया है। अखुंज़ादा साहब आपके सवालात को भी देख लिया, आपके सवालात के जवाब अब सजाद साहब ने देने हैं। अखुंज़ादा साहब आपको आवाज आ रही है? एक जज हमें इस तरह मिला है जो काबिल तारीफ हो।
ٹھیک ہے سجاد صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اخونزادہ صاحب کے سارے جو سوالات ہیں میں نے بھی نوٹ کر لیے اور آئی ہوپ آپ نے بھی کر لیے ہیں. بریک کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہے بریک کا. اسٹے ود اس.